बहनों नमस्कार। हम आज अपने YouTube चैनल भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में जियोग्राफी का कंप्लीट कोर्स आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि क्लासेस बाय क्लासेस आपको हर एक कोर्स का कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगा और अच्छी जो आपको एक से एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे वो आपके लिए नोट्स डाले जाएंगे। तो आज से हम जियोग्राफी का जो पार्ट 1 है स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी, यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स पढ़ेंगे और जो है आगे का वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना होगा? इंट्रोडक्शन देखना है कि हमारी जो भूगोल का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है और किसने दिया किसने नहीं, किसका योगदान रहा है और क्या मिला है हमको। तो फिर इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ये चीज़ें, फिर यूनिवर्स के बारे में देखेंगे और सेकंड गैलेक्सी देखेंगे, थर्ड सोलर सिस्टम एंड फोर्थ प्लैनेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो यू इंट्रोडक्शन में आ जाए। इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है कि हमारा जो भूगोल है, भूगोल शब्द का आविष्कार किसने किया और सबसे पहले ये किसने दिया। और इसमें जो ये भूगोल के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, जियो एंड ग्राफी। तो दो पार्ट होते हैं, इनका अर्थ क्या क्या होता है तो चलिए देखते हैं। विश्व भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग विद्वान एराटोस्थनीज ने कब किया? 276 से 194 ईसा पूर्व मतलब बीसी में किया। और विश्व भूगोल दो यूनानी शब्दों से बनकर मिला है। तो पहला जो शब्द है हमारा जियो, जिसको बोलते हैं, पहला शब्द हमारा जियो है। जियो को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक। ग्राफोस का मतलब होता है आ का वर्णन, मतलब इसका पूरा जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हो जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो जियो और प्लस क्या है? ग्राफोस मतलब हो गया तुम्हारा का वर्णन करना। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब हो गया वर्णन करना। तो इनको जब कंबाइन करते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है? जियोग्राफी। तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड जो है, अब इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारी लंबाई है, जो बताई गई है कि हमारी भूमध्य रेखा है, उसको किसने बताया, सर्वप्रथम किसने नापा है? तो सबसे पहले एराटोस्थनीज पहले व्यक्ति थे। एराटोस्थनीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमध्य रेखा की लंबाई और पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। परिधि आप जानते हैं, सर्कल में आती है परिधि। परिधि क्या होती है पता ही होगा आपको। तो लंबाई और परिधि की गणना किसने की? पहले एराटोस्थनीज ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंबाई और पृथ्वी की परिधि की गणना की, करने का प्रयास किया। इसलिए उन्हें भूगणित जनक माना जाता है। इसलिए उन्हें क्या? भूगणित जनक माना जाता है। और भूगणित का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें बताई कि लंबाई कितनी हमारे जियोग्राफी मतलब पूरी पृथ्वी की, और सेकंड इन्होंने हमें बताया कि उसकी परिधि कितनी है। ठीक। और उन्हें भूगणित का जनक कहा जाता है। क्या? भूजनक का गणित वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो हम बोलेंगे किसको बोलते हैं? एराटोस्थनीज को बोलेंगे और उन्हें भूगणित का जनक कहा जाता है। एंड सेकंड हेक्टियस एक यूनानी लेखक थे। हेक्टियस एक यूनानी लेखक थे जिनकी पुस्तक थी प्रसिद्ध, क्या नाम था उसका? गेम्स पीरियड्स है, जिसका अर्थ निकलता है क्या? पृथ्वी का वर्णन। किसकी पुस्तक थी? हेक्टियस एक यूनानी लेखक हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम
गैस पीरियड्स, और इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कौन से यूनानी लेखक थे जिनकी किताब का नाम गैस पीरियड्स है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है ये कि किस पुस्तक का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और तो फिर उसकी जगह पे हम लिखेंगे गैस पीरियड्स। एंड अब पूछा जाए कि पुस्तक का वर्णन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, कौन सा यूनानी व्यक्ति था जिसने वह लिखा था कि पृथ्वी का वर्णन, ये पुस्तक उसकी है। तो क्या बताएंगे आप, हेक्टियस। ओके। एंड सेकेंड, अब हमें क्या पढ़ना है, हिपकर्स वह पहला व्यक्ति था। हिपकर्स एक जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया, जिसने असीरियन गणित के आधार पर हमारे 360 भागों में विभाजित किया, आधार पर वृत्त को 360 भागों में विभाजित किया। उसने देशांतर क्या होता है, देशांतर हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश लैटिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निर्धारण करने के लिए एस्ट्रोलैब को आमंत्रित किया। अब लैटिट्यूड और लैटिट्यूड को निर्धारण करने के लिए किसको बुलाया गया, तो एस्ट्रोलैब को आमंत्रित किया गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अरास्तु पहले विचारक थे। अरास्तु एक पहले विचारक थे जिन्होंने ठोस तर्क के आधार पर पृथ्वी के आकार के बारे में लिखा कि यह गोलाकार है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को बताया कि यह गोलाकार है। तो हम क्या बताएंगे, अरास्तु पहले विचारक थे जिन्होंने ठोस तर्क के आधार पर पृथ्वी के आकार के बारे में लिखा यह गोलाकार है। ठीक। और हिस्टोरियन नेचुरालिया प्लिनी 23 ईस्वी से 79 ईस्वी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी एक हिस्टोरियन जो है वो 23 ईस्वी से 79 ईस्वी तक की प्रसिद्ध पुस्तक है। ओके। और थेल्स पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया। क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को नापने का प्रयास किया, तो क्या हो सकता है, थेल्स हमारे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को नापने का प्रयास किया। और आ जाओ, एनाक्सीमेंडर ने सबसे पहले मानचित्र बनाया। अब हमसे पूछा जा सकता है कि मानचित्र हमारा फर्स्ट किसने रेडी किया, तो रेडी किया किसने, एनाक्सीमेंडर ने सबसे पहले मानचित्र बनाया। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र मैप बना के दिया हमको। तो एनाक्सीमेंडर was the first to draw map and second, उन्हें पहला मानचित्र माना जाता है और उनको क्या माना जाता है, पहला मानचित्रकार माना जाता है। तो he is regarded as the first cartographer paper and second, थेल्स और एनाक्सीमेंडर को गणित भूगोल का जनक माना जाता है। थेल्स और जो हमारे एनाक्सीमेंडर हैं उनको गणित भूगोल का जनक माना जाता है। थेल्स और एनाक्सीमेंडर को गणित का जनक, भूगोल गणित का जनक माना जाता है। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि विश्व को सर्वप्रथम यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज ने 276 से 196 ईसा पूर्व में किया था। क्या किया था, सर्वप्रथम प्रयोग जियोग्राफी का जो किया था, किसने किया था, हमारे एराटोस्थेनीज विश्व के पहले थे, ये विश्व के थे। तो इन्होंने कब किया, 276 से 1900 ईस्वी पूर्व तक किया, मतलब बीसी तक किया। विश्व भूगोल दो यूनानी शब्दों में विभाजित है। पहला कौन था, जियो, दूसरा ग्राफोस से मिलकर बना है जिसका संयुक्त अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। सेकेंड, एराटोस्थेनीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमध्य रेखा की लंबाई और पृथ्वी की परिधि की गणना करने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें भूगणित का जनक माना जाता है और उन्हें भूगणित का जनक कहा जाता है। एंड सेकेंड, हेक्टियस एक यूनानी लेखक थे। इन्होंने क्या किया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गैस पीरियड्स है जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक।
समझ में आया? आगे आओ। फिर हिप्पार्क्स वह पहला व्यक्ति था जिसने असीरियन गणित के आधार पर असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री, तो 360 भागों में विभाजित किया था। उसने देशांतर और अक्षांश निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलैब को आमंत्रित किया था। किसको आमंत्रित किया? एस्ट्रोलैब को आमंत्रित किया। तो हमारे लिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एस्ट्रोलैब को आमंत्रित किया। एक आ जाओ सेकंड। अरास्तु पहले विचारक थे जिन्होंने ठोस तर्क के आधार पर मीन्स मोटे आधार पर उन्होंने क्या किया? पृथ्वी के आकार के बारे में लिखा कि यह गोलाकार है। तो पृथ्वी के बारे में सबसे पहले लिखा अरास्तु ने कि यह गोलाकार है। एंड आप दूसरे पे आ जाओ। हिस्टोरियन नेचुरालिया प्लिनी 23 ईस्वी से 79 ईस्वी की प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी, ठीक। एंड आ जाओ। थेल्स पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया। थेल्स कौन सा पहला इंसान था? थेल्स थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया। एनाक्सीमेंडर ने सबसे पहले मानचित्र तैयार किया और इन्हें पहला मानचित्रकार माना जाता है। थेल्स और एनाक्सीमेंडर को गणित भूगोल का जनक माना जाता है। चलो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? दूसरा टॉपिक हमारा है यूनिवर्स। यूनिवर्स है हमारा दूसरा टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक को हम कवर करते हैं, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में पता करते हैं, जिसमें कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स को क्या बोलते हैं। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड। किसको बोलते हैं? यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड, ठीक। ब्रह्मांड, यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोलते हैं। अब ब्रह्मांड हमारा ये रहा। अब ब्रह्मांड में अभी तो ये हमारा क्या सोलर सिस्टम है, ये और भी बड़ा है, और भी बड़ा। इसमें जितना बड़ा है उसी को पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है। अब आ जाओ देखते हैं यूनिवर्स के बारे में। ब्रह्मांड को सामान्यता सभी विद्यमान वस्तुओं, सभी मतलब वहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वहां पे वस्तुएं हैं, वही सामान्यता विद्यमान वस्तुओं की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ब्रह्मांड को सामान्यता सभी विद्यमान वस्तुओं की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे समस्त सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा और ग्रह, फिर तारे, फिर उसके बाद आकाशगंगाएं और आंतरिक की सामग्री शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें समस्त भौतिक पदार्थ हैं और ऊर्जा, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और अंतरिक्ष की सामग्री शामिल है। फिर ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी इज कॉस्मोस एंड लोगो, दो शब्दों से मिलकर बना है कॉस्मोलॉजी। तो दो शब्द कौन से हैं? कॉस्मोस एंड लोगो। तो इनको क्या, इनका कॉस्मोस इसका अर्थ होता है यूनिवर्स, लोगो का मतलब होता है साइंस। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? इसका पूरा अर्थ हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। इसको बोल देंगे ब्रह्मांड विज्ञान। इसको जब ये जुड़ता है तब ये बराबर क्या बनाता है? ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक। एंड देखो, द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्सल इज 10⁸ लाइट ईयर। तो इसकी जो डायमीटर है, यूनिवर्स की जो डायमीटर लगभग में मापी बताई जाती है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक का व्यास कितना है? 10⁸ मतलब 10⁸ प्रकाश वर्ष मानी जाती है। फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्सल एटमॉस कम इनटू द
existence with these atoms, dust and clouds of gases formed। ब्रह्मांड के जन्म के बाद, ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ उसके बाद बताया जाता है परमाणु अस्तित्व में आए। कौन आया? परमाणु अस्तित्व में आए। किस परमाणु एटम्स आए हमारे, और इन परमाणुओं से धूल, इन परमाणुओं से क्या आया? इन परमाणुओं से धूल, डस्ट आई। इन परमाणुओं से हमारी डस्ट आ गई। फिर और गैसों के बादल बने। अब गैसों के बादल बने, ये आ गया क्लाउड ऑफ गैसेस। तो क्या हुआ? ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु क्या आया? अस्तित्व में आया। और परमाणु के अस्तित्व में आने के बाद हमें क्या क्या मिला? परमाणु आने से धूल और गैस के बादल प्राप्त हुए। और आगे आ जाए अब गैलेक्सी। अभी इतना था हमारा यूनिवर्स का। यूनिवर्स के 1 2 3 4 टॉपिक हमें जो मेन लगे वो लिख दिए। तो 4 टॉपिक हमारे यूनिवर्स के हो गए। अब हमारा क्या है? अब हमारा आ जाएगा गैलेक्सी। अब गैलेक्सी आएगा। तो गैलेक्सी, अब गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। तो गैलेक्सी आ गया हमारा। गैलेक्सी, अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। आपने ये देखो कक्षा 6 की बुक में भी लिख रखा है कि आकाश गंगा अरबों तारों की एक विशाल प्रणाली है। आपने क्लास 6 की अगर जियोग्राफी खोल के देखें तो उसमें लिख रखा है कि आकाश गंगा अरबों तारों की एक विशाल प्रणाली है। क्लास 6 के बुक में दे रखा है ये आपको, जिसमें हाइड्रोजन गैस और धूल के गैस बादल भी होते हैं। क्या क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी होती है, धूल के गैस और धूल के गैस बादल भी होते हैं। तो दूसरा, जो समान प्रणाली से अंतरिक्ष में अलग हो जाते हैं। अब देखो आकाश जो गंगा है वो क्या है? विशाल प्रणाली है किसकी? अरबों तारों की, जिसमें हाइड्रोजन गैस और धूल के गैस बादल भी उपस्थित हैं। समान प्रणाली से अंतरिक्ष में अलग हो जाते हैं। ठीक। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं। ये भी क्लास 6 की बुक में लिख रखा है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब। और प्रत्येक आकाश गंगा में औसत 100 अरब तारे हैं। मतलब ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, सॉरी, और प्रत्येक आकाश गंगा में औसत 100 अरब तारे हैं। मतलब 100 अरब आकाश गंगाएं, तो 100 अरब हो गए हमारी ये। तो और 100 हमारी क्या हो गई? 100 अरब हो गए हमारे तारे। मतलब 100 अरब जब हमारी आकाश गंगाएं हैं तो 100 अरब, उनमें एक गंगा में कितना है? एक गंगा में कितना निकलेगा? क्योंकि देखो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और 100 अरब ही औसत में 100 अरब तारे हैं, तो एक एक अरब सभी में आ गए। एक एक अरब आ गया तो एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं? 1 अरब। इसलिए ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या 10 की पावर 22 तारे हैं। मतलब 10 की घात 22 तारे हैं। अब जब इसको आप गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 10 की पावर 22। फिर मिल्की वे आकाश गंगा पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का घर है। अब मिल्की वे, अब पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? व्हाट इज अवर गैलेक्सी नेम? तो गैलेक्सी का नेम क्या लिखेंगे? मिल्की वे। मिल्की वे आकाश गंगा हमारी क्या है? पृथ्वी की जो है आकाश गंगा है। मिल्की वे आकाश गंगा पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का घर भी बोला जाता है। ये आकार में सर्पिल है। सर्पिल मतलब सर्पिल कैसा होता है? सर्पिल कैसी होती है? अब आपने पढ़ा होगा, सॉरी, स्पाइरल नोटबुक देखी होगी, सेम उसी आकार में सर्पिल है, वो होता है। फिर आ जाओ, मिल्की वे आकाश गंगा का निर्माण बिग बैंग, मिल्की वे का जो आकाश गंगा का निर्माण है वो कैसे हो? बिग बैंग के 5 अरब वर्ष बाद हुआ। बिग बैंग के 5 वर्ष बाद हुआ। इस आकाश गंगा को देखने वाला, इस आकाश गंगा को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली था। अब आपको ये पता ही होगा कि जो दूरबीन होती है उसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। तो सर्वप्रथम इसने देखा, किसने देखा? सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने क्या देखा? आकाश गंगा निर्माण बैग के 5 अरब बाद किसने देखा? आकाश गंगा को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गैलीलियो गैलीली था। सेकंड,
आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भागों में वर्गीकृत है। ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। मतलब क्या बोला गया? ब्रह्मांड को कितने भागों में आपने डिवाइड किया है? तो हम बोलेंगे डिवाइड हमने दो भागों में किया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, एंड सेकंड हो जाएगा स्पेस। फिर एंड्रोमेडा हमारी निकटतम आकाशगंगा। अब पूछा जाए कि हमारे जो मिल्की वे आकाशगंगा है, इसके जो निकटतम, इसके जो पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? एंड्रोमेडा हमारी निकटतम आकाशगंगा है। ठीक, आगे बढ़े। तो अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है अभी आगे चल के। अब हमारा आ जाएगा सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मैप अपना सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में सूर्य सभी, मतलब सूर्य के नाम से ही पड़ा है सोलर सिस्टम, क्योंकि इसमें सूर्य जो है, इसमें हमारा, इसको बोलते हैं सन को हम, इसमें फैमिली मेंबर, मतलब फैमिली का हेड है ये क्या है? फैमिली का हेड। और ये क्या है? इसके फैमिली के मेंबर है ये सारे क्या है? फैमिली के मेंबर हैं। तो आपको पता होगा सन हमारा क्या है? हेड है। मतलब ये हमारा पेरेंट्स, इनका पेरेंट्स है। पेरेंट्स तो मतलब ये इनके क्या हुए? पुत्र या पुत्री हुए। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें ग्रह आता है तुम्हारा मरकरी, दूसरा आता है वीनस मतलब मंगल, फिर बुध, फिर अर्थ आती है, फिर मार्स, एक मंगल आता है तुम्हारा, सॉरी जुपिटर, फिर आएगा तुम्हारा सैटर्न, एंड फिर आएगा यूरेनस, और लास्ट में आपका जो पड़ता है उस ग्रह का नाम क्या है? नेपच्यून। सो फर्स्ट हमारा सन है, सन पेरेंट्स है इनका, और उसके बाद सेकंड जो है मरकरी है, थर्ड हमारा वीनस है, फोर्थ अर्थ है, और फिफ्थ मार्स है, और फर्स्ट हमारा मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, और फिफ्थ हमारा जुपिटर है, सिक्स हमारा सैटर्न है, और सेवेंथ यूरेनस है, एट हमारा नेपच्यून है। तो हमारे टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो पहले अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। तो सोलर सिस्टम है क्या, तो देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। तो इसमें क्या लिख रखा है कि द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, the 8 planets and their satellite or moons, and thousands of the other smaller heavens bodies such as asteroids, comets and meteors। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? सौर मंडल में सूर्य, सौर मंडल में सबसे पहले आता है क्या? सूर्य आता है हमारा। उसके बाद सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, कितने ग्रह अभी गिने हमने? 8 ग्रह, और उनके उपग्रह उपग्रह या चंद्रमा जिनको बोलते हैं, उपग्रह या चंद्रमा, तथा हजारों अन्य छोटे पिंड और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और मेट्रो शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? देखो सौर मंडल में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट हमारा सन, तो हमारा पेरेंट्स ही है सोलर सिस्टम का। फिर इसमें 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह मतलब चंद्रमा है। फिर उसके बाद हजारों अन्य छोटे पिंड हैं। फिर उसके बाद क्षुद्रांतु इसी में है, इसमें धूमकेतु हैं और मेट्रो शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है सोलर सिस्टम में, तो हमें इतने चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, आ जाओ। अब सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। अब देखो सौर मंडल केंद्र तो हमने देखा ही अभी, देखो सभी का केंद्र है, सभी के बीच में स्थित है, ये सब इसके चारों तरफ से चल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो सूर्य हमारा क्या है? केंद्र है सौर मंडल का। ठीक, तो इसको सोलर सिस्टम का क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम का हमारा ये क्या है? ये हमारा सेंटर है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और ये सभी पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कौन सारे पिंड? अब सारे पिंड कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या करते हैं? इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल है सभी ग्रहों और अन्य वस्तुओं को अपने चारों ओर
घुमाता रहता है। अब देखो हमारा जो हमारे ये ग्रह हैं ये क्यों घूमते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि ग्रह क्यों घूमते हैं, तो ग्रह में क्या, ग्रह अपने आप तो घूमेंगे नहीं, तो क्या आ रहा है इसमें, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिस वजह से वो अब ये जितने भी क्या है ग्रह हैं और अन्य वस्तुओं को अपने चारों ओर घुमाता है। मतलब सूर्य के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों तरफ ग्रहों को और अन्य वस्तुओं को घुमाता रहता है। सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखो जो ये सौर मंडल में हमारे ये जितने भी सौर मंडल में हमारे ग्रह हैं इनकी जो स्पीड की गति की जो कम धीमा करने वाली पावर किसके पास है, सिर्फ सूर्य के पास है। इसके पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको जितना दे रहा है वो उतनी तेजी या धीमे से घूम रहा है। गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्यतः किस पर निर्भर है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर है। ये हमारा मेन पॉइंट हो सकता है। अब आ जाओ, अब आ गए हम सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अब देखो सूर्य हमारा सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं जिसमें ग्रह की एक जो हमारी डायमीटर मतलब कि एक हमारा जो उनकी दूरी है उनको निश्चित दूरी के साथ वो घूमते हैं। अब जैसे कि हमारे ये ग्रह हैं इनमें देखो इसकी दूरी इतनी दे रखी है तो ये इतनी ही दूरी पे घूमेगा मरकरी। फिर आ जाओ वीनस की भी दूरी इतनी दे रखी तो मतलब ये इतनी दूरी में ही डिस्टेंस में घूमेगा। और इनकी दूरी जो होती है ये मतलब इनका जो होता है दूरी का ना ये बढ़ती है ना घटती है, ये हमेशा बराबर रहती है। और फिर अर्थ आ गया, अर्थ भी उतनी दूरी पे रहता है, इतनी दूरी पे इधर भी है और घूम के जब उस तरफ भी पहुंचेगा तब भी इतनी दूरी होगी, इतनी दूरी होगी। तो क्या लिखा है, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। वो तो देख लिया कैसे घूम रहे हैं। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कि सौरमंडल में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मरकरी। मरकरी जो है हमारा फर्स्ट कहाँ पर है, सूर्य के नियरेस्ट है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है सूर्य के वो कौन सा आता है, बुध। और सूर्य से सबसे दूर, अब सूर्य से सबसे दूर कौन देखा था हमने, सूर्य से सबसे दूर हमने नेपच्यून देखा था। नेपच्यून ये आ गया, अरुण और वरुण होते हैं लास्ट में, तो हमारा ये कौन सा है, वरुण है। वरुण हमारा सबसे लास्ट का ग्रह है। लास्ट का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। एंड पहला ग्रह कौन सा है हमारा, मरकरी। पहला ग्रह मरकरी और लास्ट का ग्रह हमारा नेपच्यून। फिर सौरमंडल का आकार लगभग कितना है, सौरमंडल का भी आकार हमारा नापा गया है, कितना है 10⁵ AU पर अनुमानित किया गया। मतलब कि इसमें जो है सूर्य की सौरमंडल का जो आकार है वो अनुमानित किया गया है, ना कि सटीक बताया गया है। तो कितना बताया गया, 10⁻AU। ओके। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, सूर्य का प्रभुत्व तो है ही, वही तो सब कुछ चला ही रहा है, जो पूरे सौरमंडल के लगभग 99.9% पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है मतलब प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन which account for almost 99.9% in the matter। क्या प्रतिनिधित्व करता है, मैटर करता है इन द होल सोलर सिस्टम, मतलब पूरे सौरमंडल में 99.9% पदार्थ का प्रतिनिधित्व सौरमंडल में सूर्य का होता है। सूर्य सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। अब देखो सूर्य कैसे सभी समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले अपने पास उदाहरण है, सूर्य ऊर्जा लगाते हैं किस किस वजह से लगता है, सूर्य अगर ना निकले तो सौर ऊर्जा हम नहीं लगाएंगे। सूर्य ऊर्जा तभी लगाते हैं जब सूर्य हमारा निकलता है तभी वर्क करता है। तो हमारे क्या है, सूर्य से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। तो इसमें देखो वही दे रखा, बोल रखा है इसने कि सूर्य सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। फिर बोलते हैं
क्या, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोले जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या बोलते हैं? स्थलीय ग्रह बोला जाता है। स्थलीय ग्रह किनको किनको बोला जाता है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारा आ गया। क्या है कि स्थलीय ग्रह किनको कहा जाता है? फर्स्ट बुध को बोल दो, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा हमारा पृथ्वी हो गया, फोर्थ हमारा मंगल हो गया। सिर्फ इन्हीं लोगों के पास क्या है? क्या है? हमारी स्थल, मतलब जिनके पास जमीन जिसपे हम लोग रह सकते हैं, वो वाली जमीन किनके पास है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके पास क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक, और आ जाओ। और बृहस्पति किसको बोला गया? बृहस्पति। बृहस्पति, अब आ जाओ इधर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो हमारे बृहस्पति, शनि और नेपच्यून को गैसी ग्रह कहा जाता है। गैसी ग्रह किनको कहा जाता है? तो गैसी ग्रह की श्रेणी में कौन आते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हमारी गैसी ग्रह कहा जाता है। तो गैसी ग्रह में कितने आए? 4 आए। और स्थलीय ग्रह में भी 4 आए। स्थलीय ग्रह में कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कितने आए? 4 आए। इसमें भी 4 आए। अब हमारे गैसी में कौन है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 4 हमारे गैसी प्लैनेट्स हैं। अब आएंगे, आ गया सन। सन के बारे में अब हम जानेंगे, क्योंकि सन हमारा क्या था? फैमिली मेंबर नहीं, बिल्कुल उनका पेरेंट्स के रूप में कार्य कर रहा था। किसका? सोलर सिस्टम में सन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बताया, अभी पढ़ा था हमने, इसके पास जो गुरुत्वाकर्षण है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जो ग्रह हैं क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। इसका जो जिसको पास ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है वो धीमा चल रहा है, जिसके पास तेज है वो तेज चल रहा है, कम है वो तेज चल रहा है। तो इस वजह से सब डिपेंड करता है सूर्य पर। सूर्य से ही हमको एनर्जियां मिलती हैं बहुत सारी। तो अब हम सूर्य पे आ गए। तो सूर्य पे क्या है? द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वो तो हम जान ही गए थे कि हमारा जो सूर्य है वो सौर मंडल का क्या है? सेंटर है। इसके बाद ही हमारे ग्रह आते हैं। तो सब सेंटर हमारा क्या है? सूर्य है। इसका जो माप बोला जाए, आकार, इसकी आकार जो है, आकार कितना है? तो इसका आकार जो बताया गया है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी अगर इतनी है तो इससे 13 लाख गुना बड़ा है। 13 गुना तो कम होता है, 13 लाख गुना मतलब बहुत बड़ा है पृथ्वी से। आपको बता दिया गया है कि हाँ 13 लाख गुना बड़ा है। अब इसको आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ पे राई आ गई और कहाँ पे गेंद आ गया। बोला जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है बेस्ट, कि ये हमारी हो गई राई का दाना और कहाँ ये हो गई हमारी गेंद। तो राई के दाने के बराबर हमारी पृथ्वी हो रखी है। और जो सूर्य है वो कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, मतलब बॉल की तरीके है। फिर क्या बोल रखा है? यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, अब तारे भी होते हैं, बताओ। सौरमंडल में तारे तो अभी पढ़े थे। तो सौरमंडल में जो तारा है सबसे निकटतम, इस पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। तो इट इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का एक परम स्रोत है। अब पृथ्वी के लिए इट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि बोला गया है कि अर्थ पर जो जीवन हमारा संभव है वो सूर्य का अल्टीमेट सोर्स, मतलब कि बोला गया है एक परम स्रोत है। परम स्रोत, अल्टीमेट स्रोत है। अगर ये हमारे पृथ्वी पर है तो इससे हमें मतलब एनर्जी मिल रही है, बहुत सारी एनर्जी मिल रही है फॉर ऑन अर्थ। अर्थ के लिए इसमें हमें एनर्जी बहुत दे रहा है। अर्थ पे हम लोग सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम पे लगा के हम सोलर पैनल यूज करते हैं। सेकेंड, इसका व्यास जो है, इसका जो डायमीटर बोला जाए तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर हमारा 40 लाख किलोमीटर, मतलब 14 लाख किलोमीटर लगभग में बताया गया, ना कि इसको माप सकते हैं। इसको मापने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी आग निकल रही है कि वहां जाना संभव नहीं है। तो इसको अप्रोक्स में ही बोला गया है। इसका व्यास 14 लाख किलोमीटर है। इट इज कंपोज्ड,
इट इज कंपोज्ड ऑफ 17.1% ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि ये क्या है, हाइड्रोजन इसमें कितना है 17.1% एंड 26.5% हीलियम। 20 मतलब 26.5% हमारी इसमें हीलियम गैस है एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स, मतलब 2.5% ही अदर एलिमेंट हैं, वरना ये किससे बन रखा है, हाइड्रोजन 71% और 26.5% हीलियम से बना है और 2.5 हमारा क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब देखो यही लिखा रखा है, यह 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्वों से बना है। और देखो सूर्य के बारे में जानकारी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। ये क्या है, मेन मतलब मुख्य, मुख्य गैसेस हैं जो प्रेजेंट हैं किसमें, सन में। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में मौजूदा मुख्य गैसें हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है जो 71%, और जो हीलियम है 26.5% है, और जो हमारी अन्य है वो 2.5% दे रखी हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में मौजूद मुख्य गैसें हैं, ठीक, जिसमें हीलियम हाइड्रोजन हमारी 71% थी एंड हीलियम हमारी थी 26.5%। एंड जो फिर आ गया within the sun, hydrogen is converted to helium due to nuclear fusion, releasing tremendous amount of heat and light। मतलब क्या हुआ, सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन के कारण, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। जो सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कैसे परिवर्तित होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा परिवर्तित होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब जब ये क्या हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा होती है और क्या कहते हैं, प्रकाश भी होती है। फिर आ जाओ, इट हैज आ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5778 केल्विन आवर और एंड 5504.885 डिग्री सेल्सियस और 9940.73 फ़ारेनहाइट। इसका सतही तापमान जो है, सतही तापमान 5778 केल्विन और 5504.885 डिग्री सेल्सियस है। या इसको फ़ारेनहाइट में जब नापेंगे तो कितना निकलेगा, 9940.73 फ़ारेनहाइट। आ जाओ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य से जो लगभग पृथ्वी की जो दूरी है, डिस्टेंस, जो हमारी पहले हमारा सन पड़ता है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर आता है हमारा अर्थ। तो इससे जो हमारे यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ये कितनी बताई गई है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब प्रकाश, प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश क्या है, एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, इसमें बताया है कि जो हमारे जो सन है, तो वो सन हमें प्रकाश की उसकी कितनी स्पीड है, तो उसकी स्पीड दे रखी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 3 लाख। फिर इसको जो सन की जो हमारे पास प्रकाश है जो सन का, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट्स लगते हैं। केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है, 1.571 गुणा 107 केल्विन, 107 केल्विन, या क्या बोलेंगे 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर एट द सेंटर इज अराउंड 1.57 into 107 केल्विन और
15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी ये कितना 1 करोड़ 50 लाख है। कितना दे रखा है 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान। केंद्र का तापमान कितना है, मतलब गणना की गई इसके केंद्र पे, ये सूर्य है हमारा, इसके केंद्र जो है इसको केंद्र की जो तापमान बताया गया है वो कितना बताया गया है 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में नापेंगे तो 1.571 गुणा 107 केल्विन से जब गुणा करेंगे तब हमें पता चल जाए कि इतने केल्विन है। तो हम अगर डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो कितना आएगा 1 करोड़ 50 लाख। आगे आओ, सूर्य की चमकदार सतह, सूर्य की जो चमकदार सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब जो सूर्य जो होता है, सूर्य हमारा कहाँ था, सूर्य इसमें है। अब देखो सूर्य क्या है, सूर्य की जो चमकदार सतह है, चमक रही है, जो ये चमक रही है, ये देखो ये चमक रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो चमकदार सतह है इसको हम, इसकी चमकदार सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। तो प्रकाश मंडल किसे बोलते हैं, सूर्य की जो प्रकाश है उसका जो प्रकाश की जो जितनी तक प्रकाश उसमें दिख रहा है तो वही हमारा प्रकाश का क्या है, प्रकाश मंडल बोलेंगे उसको। यह एक डिस्क की तरह दिखाई देता है, डिस्क की तरह दिखाई देता है। ऊर्जा विकिरणन करता है, ऊर्जा का विकिरणन करता है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, और ऊर्जा के स्रोत में कार्य करता है। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत, सूर्य के जो वायुमंडल है उसकी बाहरी परत जो है पतली गर्म गैसों से बनी है। क्या, किस चीज से बनी है, पहली जो परत है बाहरी वो किससे बनी है, पतली बनी है, और पतली किससे बनी है, गर्म गैसों से बनी है। और इसको क्या बोलते हैं, कोरोना कहलाती है, कोरोना कहलाती है। अब कोरोना आ गया इसमें, इसमें भी कोरोना आ गया, तो कोरोना शब्द पहले से ही इसमें जोड़ रखा गया था कि इसको कोरोना बोलते हैं, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आ गया। देखो ये टॉपिक क्या हो गया, कोरोना। कोरोना किसको बोलते हैं, सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत जो जिसको हम बोलते हैं जो पतली जो होती है पतली गर्म गैसों से बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना। तो ये सबसे ज्यादा तुमको जल्दी याद होगा क्योंकि कोरोना आ गया इसमें, कोरोना वायरस महामारी था। कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, कोरोना जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब हमें क्या दिखाई देती है, सूर्य वायुमंडल की जो बाहरी परत है सूर्य की जो पतली गर्म गैसों से बनी वो हमें क्या है, कोरोना बोलते हैं उसको। और वही परत हमें कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के जब सूर्य ग्रहण होता है तब हमें क्या दिखाई देती है, कोरोना परत दिखाई देती है। ठीक, आ जाओ, यह ग्रह के साथ हमारी आकाशगंगा, एक ग्रह के साथ हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा हमारी कौन सी थी, मिल्की वे, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम था, के लाखों तारों से होकर लगभग, मतलब इसके जो मिल्की वे में लाखों तारे हैं, लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यह ग्रह सूर्य के साथ, यह जो ग्रह है सूर्य के साथ हमारी आकाशगंगा के लाखों तारों से होकर, जो सूर्य है हमारा, सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, उस आकाशगंगा का नाम हमारा है मिल्की वे। अब मिल्की वे है तो उसमें क्या है, लाखों तारों से होकर, लाखों तारे होंगे। अभी हमने क्या बताया था कि 100 करोड़ 100 मिलियन, ठीक, 100 करोड़ है आकाशगंगा और 100 करोड़ ही तारे होते हैं। तो अब देखो एक आकाशगंगा में 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो इसमें क्या दे रखा है, लाखों तारों, तो 1 करोड़ है तो लाखों में मतलब 70,000 की स्पीड के प्रति घंटे की स्पीड से गति से यात्रा करता है ये। द प्लैनेट ट्रेवल विद द सन थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी एट आ स्पीड अबाउट कितना है 70,000 किलोमीटर पर आवर। फिर अब आएगा हमारा चैप्टर स्टार। स्टार में देखो, स्टार हमारा पहला स्टार हमारा कौन सा था, सन है। सन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टार, फर्स्ट स्टार होता है। अब स्टार के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक स्टार, स्टार क्या है ये सब बताएंगे।
एक नेबुला में धूल, एक नेबुला होता है, एक नेबुले में धूल और गैस के गुच्छे, गुरुत्वाकर्षण और तारे से एक साथ आते हैं। अब देखो एक नेबुला है, उसमें क्या होता है, धूल और गैस के गुच्छे जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण और तारे से एक साथ आते हैं। अब स्टार आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, स्टार कहाँ से बनते हैं, बर्निंग गैसेस, दे इमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। इनकी जो लाइट है ये ओन, देयर ओन एंड वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े और वेरी हॉट मतलब बहुत गर्म। तारे गर्म जलती हुई गैसों से बनते हैं। स्टार आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बहुत बड़े मतलब वेरी लार्ज और बहुत गर्म होते हैं, वेरी हॉट। अकॉर्डिंग टू नासा लाइट टेक अबाउट 4.35 years to reach as from Alpha Centauri and 4.25 years from the nearest star Proxima Centauri। नासा के अनुसार अल्फा सेंटरी से प्रकाश को हम तक पहुंचने में, अल्फा सेंटरी से प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 4.35 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं, 4.35 वर्ष लगते हैं। तथा सबसे ऊंचे तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी तक प्रकाश को पहुंचाने में 4.25 वर्ष लगते हैं। मीन्स ये 4.5 के नियरेस्ट है, मतलब इतना टाइम हमें लगता है कहाँ तक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचाने में प्रकाश इतना समय लगता है। अब आ जाओ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रह। तो हमारे जो ग्रह हैं, ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमारा लास्ट हमारा होगा द प्लैनेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स देखो यहाँ पे हमने कितना कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट हमारा क्या रहा, सोलर सिस्टम, सॉरी फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहा, इंट्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिवर्स हमारा कंप्लीट हो गया, गैलेक्सी कंप्लीट हो गई, क्योंकि गैलेक्सी में क्या था, सेंटर था सन, एंड उसके बाद हमारे सारे 8 थे, 8 हमारे क्या थे, 8 हमारे ग्रह थे, 8 हमारे ग्रह थे। और इसी में हमने क्या पढ़ा, स्टार भी पढ़ लिया। द सोलर सिस्टम, अब हमारा सोलर सिस्टम में हमने पूरा जो सूर्य जो है हमारा सेंटर है सभी ग्रहों का, तो हमने उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। द प्लैनेट्स एंड द क्लासिफिकेशन, ये हमारा लास्ट रहने वाला है। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द प्लैनेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो लास्ट हमारा प्लैनेट्स ये अपारदर्शी पिंड है। ये क्या है, ये अपारदर्शी पिंड है। कौन है, प्लैनेट्स, जो सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर निरंतर घूमते हैं, लेकिन कैसे घूमते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और सूर्य के से प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं, इसमें प्रकाश किसके द्वारा जाता है, सूर्य के द्वारा ही प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है। तो मतलब सभी को सूर्य के द्वारा ही प्रकाश जाता है। फिर आ जाओ, IAU की 2006 की आम सभा में इस बात पर सहमति हुई कि ग्रह को एक खगोलीय पिंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, खगोलीय पिंड। सूर्य के चारों ओर कक्षा में खगोलीय, इसमें इतना द्रव्यमान है कि यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण कठोर पिंड बलों पर विजय प्राप्त कर सकें। इनके पास खुद के पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल है, कठोर पिंड बलों का पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आ जाओ, इसका मतलब है कि सौर मंडल में क्या, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन थे, पहला हमारा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आखिरी हमारा नेपच्यून। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा सूर्य के सबसे पड़ोसी ग्रह कौन सा है, नियरेस्ट, तो हमारा बुध आ जाएगा। लास्ट में कौन सा है,
नेपच्यून आ जाएगा। एक नए विशिष्ट वर्ग बौने ग्रह की भी स्थापना की गई। अब नया और बौने ग्रह की स्थापना की गई, कौन सा भैया? देखो, हाल ही में नासा द्वारा 9वें ग्रह की खोज की गई है, जिसका नाम केरल है। कौन सा है? केरल है। केरल जो हमारा ग्रह है वो 9वां ग्रह के रूप में शामिल किया गया है। नासा द्वारा इसको खोजा गया है, 9वें ग्रह की खोज हुई है जिसका नाम केरल है। तो 9वां ग्रह हमारा कौन सा आ गया? अब हमें केरल भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में और केरल के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। ग्रहों का जो क्रम है वो पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब कि सूर्य की, जैसे सूर्य यहाँ पर है और 8 ग्रह हैं, तो हम पूछेंगे सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे? नेपच्यून, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। और सबसे पास में कौन है, कम दूरी पर स्थित है, तो बुध है। ठीक, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ग्रहों का क्रम उनके आकार के अनुसार अब देखो, जो ग्रह हैं हमारे आकार के अनुसार, कौन बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये आकार के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब रोही क्रम में, अर्थात बड़े से छोटे के क्रम में दिया गया है। पहला है हमारा सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, पांचवा हमारा पृथ्वी है। फिर पृथ्वी है फर्स्ट हमारा, क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी। वेनिस, ये कौन सा हमारा है? वीनस, इसको गलत हो गया है, वेनिस की जगह होगा वीनस, यहाँ पे भी वीनस। मंगल, बुध है। फिर बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, लास्ट, द 8 planets have been divided into 2 group। 2 भागों में बांटा गया है। हमारे जो 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। 8 ग्रहों को 2 समूह में विभाजित किया गया है। विशेष समूह के सभी ग्रहों में कुछ सामान्य विशेषताएं। पहला जो ग्रुप है वो स्थलीय ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है उसमें चट्टानी ग्रह और जेवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। तो 2 ग्रुप हमने अभी पढ़े थे, स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह, 2 भागों में डिवाइड है। फिर सूर्य के सबसे निकट स्थित 4 ग्रह, पहला बुध, फिर दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल को स्थलीय ग्रह कहते हैं। हमने आगे भी पढ़ा था अभी कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्थलीय ग्रह बोलते हैं। इनमें क्या है? पेड़ पौधे उगा सकते हैं क्योंकि उनकी संरचना पृथ्वी के समान है। अब जो बुध की, शुक्र की और मंगल की जो संरचना है वो किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इससे तुलना की गई तो हाँ, ये इस पे पौधे उग सकते हैं। फिर अन्य 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अन्य 4 ग्रह जो हमारे हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है, मीन्स गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह में कौन से आते हैं? बृहस्पति आता है हमारा, फिर शनि आएगा, यूरेनस आएगा, नेपच्यून आएगा। इनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं, मतलब गैसीय ग्रह बोलते हैं। ग्रहों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक और अन्य ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट द्वारा अलग किए गए हैं। तो ग्रहों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक और अन्य ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट द्वारा अलग किए गए हैं। तो आज का हमारा इतने जो टॉपिक थे तो हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। तो हमारे टॉपिक आज के 4 टॉपिक थे। पहला था इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन इसमें देखा सिर्फ जियोग्राफी से रिलेटेड। अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसको फिर ऐसे ही लिख के लाएंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमने क्या कर लिया? जियोग्राफी में इंट्रोडक्शन ले लिया। सेकंड, यूनिवर्स को समझा। थर्ड, गैलेक्सी को समझा। द सोलर सिस्टम को समझा।
और लास्ट में द प्लैनेट्स आ गए जो हमारे ग्रह हैं और उनको वर्गीकृत किया गया है जो भागों में वो बताया। और उसके बाद अब जो ग्रह आएंगे हमारे उनको हम दूसरी क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है।